दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग करेंगे बायोलॉजी की संपूर्ण तैयारी। अब आप बोलेंगे कि आज के इस वीडियो में आप भैया क्या क्या बताने वाले हैं, तो हम लोग आज के इस वीडियो में सबसे पहले करेंगे यहां पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं 4 से 5, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं संपूर्ण बुक से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले कराऊंगा, इसके बाद आपको मैं कराने वाला हूं 50 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, और वो भी आंसर के साथ। यहां पर ऐसा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन का यहां पर आपको आंसर मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके बायोलॉजी पेपर को देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा इसको अंत तक देखना है। अब आपने बायोलॉजी में अब तक कुछ तैयारी की हो या ना की हो, बस अब आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़ जाना है। और आपको पता है कि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलती है। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट यहां से वहां ऐसा करके बता दूं, मैं आपको हर एक चैप्टर वाइज, हर एक टॉपिक वाइज यहां पर बताऊंगा पूरा पेपर के पैटर्न के अनुसार। तो बस मेरे साथ जुड़ जाइए, आप भी बायोलॉजी में यहां पर बहुत ही अच्छा अंक स्कोर करने वाले हैं। आपको जैसे हमने हिंदी में तैयारी कराया था वैसे ही अब आपको बायोलॉजी में भी अच्छी तरीके से हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस जुड़ जाइए, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को यार लाइक कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें कहा गया है कि एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। बताना है भाई साहब आपको कि जो एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी परागकोश होता है, इसमें जो लघु बीजाणुधानी होती है इनकी संख्या कितनी होती है। तो यहां पर आपके सामने पहला विकल्प देख सकते हैं 1, फिर आपका 2, यहां पर 3 और 4। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 लगा लीजिए, ठीक है। यहां पर जो यहां पर बीजाणुधानियों की संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी, तो 4 हो जाएगी। तो आपको लगाना है चौथा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, ठीक है ना। तो चौथा विकल्प आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर, और देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना सारे इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ अन्यथा में लेकर मत चला करिए, हर एक क्वेश्चन को आप तैयार करिए मेरे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से, और कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, और बाकी आप लोग खुद भी सही कर लिया करिए। क्योंकि यार क्या होता है ना, देखिए लगातार वीडियो बनाने से और लगातार मतलब 1-2 घंटे तक रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। तो इतना आप समझिए, क्योंकि यार मेहनत करने में बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकते हैं दिमाग मतलब प्रेशराइज हो जाता है। तो आपके लिए मैं हमेशा जो है तत्पर हूं, बस आप करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर क्या है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं विभागीय छोर पर, अंडद्वारीय छोर पर, मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बताइए प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती हैं। तो यहां पर राइट आंसर लगाएंगे हम लोग यहां पर विभागीय छोर पर। जो विभागीय छोर पर उपस्थित होती हैं उन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो बस लगा लीजिए आप लोग यहां पर ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है, पहला विकल्प आप करेंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, विजांड का वह स्थान जहां विजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है भैया, निभाग, नाभिका, केंद्रक, माइक्रोपाइल। तो विजांड का वह स्थान जहां पर विजांड वृत्त जुड़ा होता है उसको नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका बोला जाता है। तो चलिए लगाइए फिर आप मेरे साथ यहां पर नाभिका, यानी ऑप्शन नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका यहां पर सही है, नाभिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहा गया है आवृत्तबीजी पौधों में पुंकेसर है। तो पुंकेसर क्या होता है, मादा जननांग या नर जननांग, या फर्स्ट व सेकंड दोनों, मतलब कि नर और मादा दोनों, ठीक है ना। और चौथा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है ना। दूसरा विकल्प आप इसमें लगा लीजिएगा, जो नर जननांग है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आवृत्तबीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है ये नर जननांग में होता है, ठीक है ना। और मादा जननांग में क्या होता है, स्त्री केसर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पुंकेसर नर जननांग में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए क्या कहा गया है, बहुभ्रूणता खोजी गई थी, किसके द्वारा खोजी गई थी, ल्यूवेनहॉक द्वारा, माहेश्वरी द्वारा, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, है ना, विंकलर द्वारा या कूपर द्वारा। तो देखिए जो बहुभ्रूणता है वो ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजी गई थी, किसके द्वारा, ल्यूवेनहॉक, यानी कि हमारा यहाँ पर बोलेंगे भैया सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, साल्विया में परागण होता है, साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार
प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे। तो देखिए जो साल्विया होता है, साल्विया में जो परागण होता है वो होता है आपका यहाँ पर जल द्वारा। जल मतलब जल में ही जो इसके पराग कण होते हैं वो इधर से उधर जो है दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये आपका हो जाता है जल के द्वारा इसका परागण। ठीक है, तो यहां पर आप लोग राइट आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन फर्स्ट में, जल द्वारा होता है साल्विया में परागण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दिया गया कि जल परागित पादप का नाम, तो हाइड्रिला, मटर, नींबू या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो देखिए जो जल परागित पादप होता है वो तो भैया हाइड्रिला ही होता है, मटर तो नहीं होता है ना। मटर देखिए जल में नहीं पाया जाता, लेकिन हाइड्रिला एक ऐसा पादप है जो कि पानी में ही रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो जल परागित पादप होगा यहां पर आपका हाइड्रिला हो जाएगा। बाकी आप लोग इतना समझदार है, कर लीजिएगा पहला विकल्प। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका डबल फर्टिलाइजेशन से कह रहा है कि दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किस में होता है? सवाल में, कवक में, आवृत्तिबीजी में या आवृत्तिबीजी पादप में। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक अनावृत्तिबीजी है, सॉरी इसको कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, ऐसे यार पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। ऐसे ही मैंने एक मिस्टेक करी थी, अब आप चलिए हटाइए, हिंदी में हुआ था, हमने लिखा था 1907 और हम बोल रहे थे 1904। देखिए थोड़ा सा मैंने बताया ना कि यार दिमाग थोड़ा सा प्रेशर में हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, तो आप देखिए जो लिखा है उस पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, और जो मैं चिन्ह करता हूँ तो आप समझ ही जाते हैं कि ये होगा आपका। दोहरा निषेचन होता है किस में होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, सवाल, कवक, अनावृत्तिबीजी या आवृत्तिबीजी। तो यहाँ पर आप लगाएंगे आवृत्तिबीजी पादप में। ठीक है ना, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिए, यहाँ पर चौथा विकल्प, आवृत्तिबीजी पादप में दोहरा निषेचन होता है। इसके बाद देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित एन है। ठीक है ना, तो जड़ हो गया, पत्ती हो गया, नर युग्मक हो गया, युग्मनज हो गया, है ना। तो देखिए पुष्पी पादप का कह रहा है कौन सा भाग अगुणित, है ना। अगर 2n होता तो यहां पर द्विगुणित बोलते, लेकिन n है तो इसको बोलेंगे अगुणित। ठीक है ना, तो राइट आंसर लगाएंगे हम लोग यहां पर ऑप्शन 3 में, नर युग्मक यहां पर सही होगा आपका। तो कर लीजिएगा आप लोग नर युग्मक यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार में बीज पत्र को प्रसल्क बोलते हैं, प्रांकुर चोल बोलते हैं, या परिभ्रूणपोष बोलते हैं, या प्रसुप्ति बोलते हैं। तो यहां पर राइट आंसर प्रसल्क आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, कर लीजिएगा। प्रसल्क आपका घास परिवार में बीज पत्र को बोलते हैं प्रसल्क। क्या बोलेंगे गुरुजी? प्रसल्क बोलेंगे। तो चलिए कर लीजिएगा भाई साहब। यहां पर आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। किस में पाया जाता है? देखिए जो शुक्राणु होता है नर में, है ना, शुक्राणु जो होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कहाँ पाया जाता है? पुच्छ में, यानी कि पीछे साइड का जो भाग होता है, एक्रोसोम में, या मध्य भाग में, या शीर्ष भाग में। ठीक है ना, तो ये 4 पार्ट हैं आपके शुक्राणु के, और बताना है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिएगा ध्यान से आप लोग, मध्य भाग में पाया जाता है। ठीक है ना, तो मध्य भाग मतलब बीच में, है ना, बीच का भाग। तो इसको कर लीजिएगा। शुक्राणु का आप संरचना भी बना लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी हमारे पास समय है, और इस समय में मैं हर एक क्वेश्चन, बायोलॉजी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिस पर आपको वीडियो ना मिले। ठीक है ना, मैं आपको वायरल पेपर के सहारे नहीं रखता हूं। ठीक है ना, मैं टॉपिक पर बिलीव करता हूं, और टॉपिक पढ़ने वाले हम हैं ही। ठीक है ना, तो जितने भी बच्चे इससे जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं सारे मेहनती बच्चे हैं। ठीक है ना, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर द्वितीयक लैंगिक सॉरी डबल हो गया है, तो नर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से ये क्वेश्चन आपका क्या है, इसको मिस्टेक से आपका गलत कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन में आपके ऑप्शन गलत है। जैसे कह रहा है कि पुच्छ में, तो यहाँ इसके डबल हो गए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन यही रहेगा और ऑप्शन आपको ये ले लेना है। देखिए कह रहा है कि नर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे हम लोग नर की बात कर रहा है ना, नर में। तो नर में टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर लगाएंगे सेकंड ऑप्शन पर। ठीक है ना, और यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये मादा में होता है, तो इसमें आप लगा लीजिएगा ऑप्शन सेकंड कर लीजिए, दूसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कहा गया है कि एड्स रोग का कारक होता है। एड्स रोग जो आप जानते हैं ना, एड्स कैसे फैलता है? वायरस, विषाणु से। ठीक है ना, तो आप यहां पर बताइए कि एड्स रोग का कारक क्या होता है? तो मैंने बताया वायरस, विषाणु। तो यहां पर आपके सामने परमाणु, जीवाणु का चाहे जो भी आ जाए, आपसे कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ हमें विषाणु से मतलब। तो यहां पर वायरस आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है ना, विषाणु जनिक रोग होता है, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, जैसे उपदंश बोलते हैं। तो ये आपका यहां पर चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्या पुरुष से संबंधित है? वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी
ट्यूबेक्टोमी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो चलिए लगाइए आप लोग यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि वैसेक्टोमी है। देखिए ये एक प्रकार का बोले तो नसबंदी होता है, ठीक है ना, आम भाषा में बोलें। इसमें क्या है, देखिए जो शुक्र वाहिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उनको विच्छेदित कर दिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। तो ये वैसेक्टोमी जो है पुरुषों से संबंधित होता है, और अगर बात करें स्त्रियों से संबंधित क्या है तो फिर ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये जो ट्यूबेक्टोमी है ये स्त्रियों से संबंधित है, और वैसेक्टोमी ये जो है पुरुषों से संबंधित है। ये परिवार नियोजन की एक विधियां होती हैं, आप पढ़ेंगे जब परिवार नियोजन तो उसमें आपको मिलेगा ये। तो बस पहला विकल्प इसमें आप सही कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो भैया प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षण जिनमें जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिंग प्रभावित, लिंग संलग्न, लिंग संयमित या कोई नहीं। तो देखिए ऐसे लक्षण जिनमें जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं उनको बोलते हैं, यहां पर क्या बोलेंगे, लिंग प्रभावित बोलेंगे या लिंग संलग्न बोलेंगे, क्योंकि लिंग सीमित तो हो नहीं सकता यहां पर, तो आप लिंग संलग्न लगाएंगे, ठीक है ना। एक्स गुणसूत्रों पर क्या होते हैं, लिंग संलग्न होते हैं, तो एक्स गुणसूत्र पर आप यहां पर सेकंड ऑप्शन लगाइएगा। दूसरा विकल्प जो कि है यहां पर आपका लिंग संलग्न, ठीक है, इसे सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कह रहा है कि ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है। देखिए ओ आप जानते ना, ओ इसमें दो प्रकार से होता है, एक ओ पॉजिटिव एक ओ नेगेटिव। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि जो ओ रुधिर वर्ग है इसमें जो व्यक्तियों में एंटीजन जो पाया जाता है वो कैसा एंटीजन होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, या फर्स्ट व सेकेंड दोनों, मतलब एंटीजन ए और व एंटीजन बी दोनों, या इनमें से कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो भैया यहां पर ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखिएगा। तो चौथा ऑप्शन यहां पर लगाएंगे कोई एंटीजन नहीं, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग रुधिर समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? मतलब ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जो कि सबको मतलब रुधिर रक्त दे सकता है? तो बोलेंगे गुरुजी यहां पर तो ओ होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो यहां पर ओ जो होता है रुधिर वर्ग, ये एक ऐसा रुधिर वर्ग है जो कि हर एक व्यक्ति को रक्त दे सकता है, सार्वत्रिक दाता होता है, मतलब सभी को दे सकता है, ठीक है। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल या ह्यूगो डे व्रीज, यहां पर आपके सामने जो भी ऑप्शन है आप देख लीजिएगा। लेकिन यहां पर अनुवांशिकी के जनक की बात करेंगे तो भैया आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। तो यहां पर आप तीसरा विकल्प लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या करना है, थर्ड लगा लेना है। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन थर्ड, ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के जनक। अब इसमें हम लोग मेंडल के नियमों को भी पढ़ेंगे, काफी सारे जो 3 नियम हैं तीनों को आपको मैं बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। तो बस मेरे साथ जुड़े रहना आपको यहाँ पर, अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है, और भाई साहब अगर आपको मॉडल पेपर ही पसंद है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन के साथ आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा। इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ, हर एक चीजें आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट करके पढ़ाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं आपको बता दूं कि इसे पढ़ लो उसे पढ़ लो और आंसर मैं बताऊं ही ना, ऐसा पढ़ाई यहां पर नहीं होता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई क्या होती है? गुणसूत्र होता है, जीन प्रारूप होता है, लक्षण प्रारूप होता है, या जीन होता है। तो राइट आंसर लगाएंगे जीन। किस में लगाएंगे? जीन में, ठीक है ना। यहां पर जीन प्रारूप मतलब जीनोटाइप, और लक्षण प्रारूप को बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है ना। तो वंशागति की इकाई जीन होती है, ठीक है ना। तो ये 20 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम 50 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को और भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये क्लास और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, जो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है उसको टैपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैपिटम, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर आप लिखेंगे कि यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु यानी कि पराग कण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को टैपिटम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कई बार ये बना है, याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, असंग जनन क्या है? तो भैया असंग जनन क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैं शुरुआत के क्वेश्चन ये छोटे छोटे से हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर 2 नंबर के लिए आते हैं, ठीक है। तो इनको हमें देखना जरूरी है, क्योंकि 1-2 नंबर भी तो इंपॉर्टेंट है पेपर में। 1 नंबर अगर घट गया तो समझ सकते हैं कि क्या हालत होती है, और ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। चलिए जानते हैं। बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जननता कहलाता है,
ठीक है, तो इसे बोलते हैं असंग जनन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि दोहरा निषेचन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो यहां पर आप इसका आंसर लिखेंगे प्यारे दोस्तों कि आवृत्तिबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलन रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज नवासिन ने फिटिलेरिया तथा लेलियम ने की थी। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है दोहरा निषेचन, मतलब आवृत्तिबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों को सम्मिलित रूप से जो निषेचन होता है इसको दोहरा निषेचन कहा जाता है। बाकी इसका एक लॉन्ग रूप है, ठीक है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उसको हम लोग लॉन्ग वीडियो में देखेंगे, मतलब लॉन्ग वीडियो तो ये भी होने वाली है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको 4 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन, उनमें आपको मैं उसको करा दूंगा। ठीक है ना, अभी ये आपका 2 नंबर 1 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं। तो अगर बिना निषेचन के फल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर कि निषेचन के बिना फलों के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए या नाम लिखिए। तो जलीय परागण करते हैं हाइड्रिला आपका हो गया, क्योंकि ये जलीय परागण करने वाला पौधा ही है, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव में भी। और दूसरा होता है बेलिसनेरिया। ठीक है ना, हाइड्रिला और बेलिसनेरिया याद रखिएगा, दोनों जो है जलीय परागण करने वाले पादप हैं या पौधे हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अपरा पाया जाता है। अपरा तो आप जानते होंगे ना, अपरा क्या होता है, जो माता के गर्भ में शिशु होता है, भ्रूण होता है, उसके बीच और माँ के बीच मतलब जो संबंध बना के रखता है। जैसे कि मान लीजिए जो भ्रूण होगा उसे कहेगा की जरूरत पड़ेगी, जो पोषण होगा पोषण की भी आवश्यकता पड़ती है, उत्सर्जी जो पदार्थ होंगे उसका भी जो है अपरा ही मतलब आदान प्रदान करेगा, ऑक्सीजन हो गया है ना, ब्लड हो गया, सारी चीजें जो है अपरा करता है। तो बताना है आपको कि ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अपरा पाया जाता है। देखिए, तो यहां पर आपके सामने इसका आंसर है कि स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है जैसे मनुष्य में, मतलब मनुष्य के जैसा अपरा पाया जाता है यूथेरिया ग्रुप के जितने भी जंतु होते हैं, तथा सभी चौपाई गाय भैंस आदि इन सभी में भी मनुष्यों की तरह अपरा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन है आपके सामने, लीडिंग कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है बताइए। देखिएगा आंसर इसका, लीडिंग कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन एंड्रोजेंस, ठीक है, किसके, एंड्रोजेंस जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, हमने अभी देखा ना मनुष्य में नर में जो पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन का रक्त में श्रावण करती हैं, ये होती हैं लीडिंग कोशिकाएं और इनका यही वर्क होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। वृषण के 2 कार्य, तो यहां पर आप इसके 2 कार्य समझिएगा। देखिए, पहला कार्य यहां पर है, वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये इसका पहला कार्य है। ठीक है ना, वृषण की। तो इसके बाद देखिए अगला यहां पर है, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट ही है, कई बार रिपीट हुए हैं और अब इस बार भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा, वृषण के आपके कार्य यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन यहां पर है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की संरचना करता है या रचना करता है। चलिए हमें यहाँ पर जानना है कि सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है। जानते हैं ना आप लोग आभासी फल, ठीक है ना, इसे मिथ्या फल भी बोलते हैं या फॉल्स फ्रूट भी बोल सकते हैं। तो देखिए आभासी फल में क्या होता है, इस प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है, वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, ऐसा फल सत्य फल कहलाता है। मतलब जो सत्य फल होता है उसमें निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व यानी कि उसके पोषित होने पर फल बनता है, ऐसे फलों को बोलते हैं सत्य फल। लेकिन अगर बात करें आभासी फलों की तो इसमें देखिए होता है, सेब में जो सेब होता है इसको आभासी फल बोला जाता है। कैसे देखिए इसका निर्माण होता है, तो सेब में पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है, अतः सेब को आभासी फल कहते हैं, क्योंकि इसके जो शेष भाग हैं वो जो है इसमें वर्क करते हैं और जो कहें तो पुष्पासन होता है इसका, ठीक है, पूरी संरचना जो होती है फूल की वो इसका क्या करता है, सेब का निर्माण करता है। और कह सकते हैं कि जो सेब है ये आभासी फल होता है या मिथ्या फल है, ठीक है ना।
यही पूछा गया आवासीय फल क्यों कहते हैं सेब को, तो ये इसका निर्माण क्योंकि पुष्पासन से होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। बहुभ्रूणता क्या होती है बताइए। देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए एक बीज में एक से अधिक यानी कि अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसा कि इस वर्ड को देखकर आप समझ रहे हो कि बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण, ठीक है ना। तो आप इसी से याद रखिएगा कि जो बहुभ्रूणता होती है इसमें एक से अधिक यानी अनेक सारे भ्रूण जो है विकसित हो जाते हैं और ये प्रक्रिया कहलाती है बहुभ्रूणता, ठीक है ना। और यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण कोश की अंडक कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका से संलयन के परिणाम स्वरूप होती है। उदाहरण के तौर पर पाइनस और संतरा ये बहुभ्रूणता के उदाहरण है, ठीक है ना, इनको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। देखिए भ्रूणपोष क्या होता है और इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से चलिए जानते हैं। तो देखिए भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है और जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है और इसके प्रकार यहाँ पर है केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। ये तीनों का प्रकार जो है इनका मैंने एक्सप्लेन किया है लॉन्ग वीडियो में, ठीक है ना। और आपको हो सकता है वीडियो नहीं मिली होगी क्योंकि जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको पता नहीं चलता, तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए मैं आपको बायोलॉजी का हर एक चैप्टर अगर आप अभी आ चुके हैं तो अभी जुड़ जाइए अगर पसंद आए, बाकी आपको मैं लगातार हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। हम यही करने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिषेक फलन क्या है। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे तरबूज हो गया, अंगूर, संतरे, ये सभी क्या है, अनिषेक फल हैं। इसके बाद यहाँ पर सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस को समझाइए। तो सहप्रभाविता क्या होती है, तो इसका देखिए आंसर है कि जब किसी कारक या जीन के एलील में से, ठीक है ना, जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग, देखिए जो सहप्रभाविता होती है इसमें एक कहें तो एक जो गुण होता है, मतलब कोई भी एलील होगा चाहे प्रभावी हो या अप्रभावी हो, वो समान रूप से प्रभाव डालेंगे मिश्रित रूप से, यानी कि कह रहा ना कि पूर्ण रूप से एक ही प्रभाव नहीं डालेगा, मिश्रित रूप से डालेंगे, तो वो कहलाता है सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सहलग्नता पर टिप्पणी कीजिए। सहलग्नता पर टिप्पणी देखिए यहाँ पर आंसर है कि जीनों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रतिनिधारित किए रखने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। सहलग्नता की खोज वेटसन तथा पुन्नेट ने 1906 में कब की थी, याद रखिएगा 1906 में लेथरडाइट्स आडोरेट्स में की थी, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा सहलग्नता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी दीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। तो देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैगडॉन डाउन ने कब खोजा था, तो 1866 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, वैज्ञानिकों के नाम भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। तो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैगडॉन डाउन ने 1866 में खोजा था। यह रोग 21वें जोड़ी गुणसूत्र यानी ऑटोसोम, ठीक है ना, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है। मतलब जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें जो है क्या होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र बढ़ जाता है, 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है ना। तो अधिकता से होता है जो त्रिगुणता कहलाती है। इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 यानी 47 हो जाती है। इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, भ्रूणपोष किसे कहते हैं। चलिए तो भ्रूणपोष क्या होता है, देखिए एक होता है भ्रूण कोष यानी का वाला, है ना, और ये क्या है, पा वाला है, भ्रूणपोष। तो इसको देखिए, पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के समय नर युग्मक तथा ध्रुवीय न्यूक्लियाई के संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जो बाद में त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक के रूप में विकसित होता है और यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसे बोलते हैं भ्रूणपोष, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है
एक बीजपत्री बीज तथा द्विबीजपत्री बीज में कोई दो अंतर बताइए। अंतर भी बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक वीडियो प्रॉपर आपका अंतर के ऊपर आएगा, जिसमें मैं आपको पूरी बायोलॉजी के 6 से 7 अंतर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है एक बीजपत्री और क्या होता है द्विबीजपत्री बीज। तो देखिए एक बीजपत्री बीज में केवल एक बीज पत्र उपस्थित होता है, और जबकि जो द्विबीजपत्री बीज होता है इसमें भ्रूणी अक्ष तथा 2 बीज पत्र होते हैं। दोनों में एक डिफरेंस समझ में आपको आ गया। मतलब जो एक बीजपत्री बीज होता है इसमें एक बीज पत्र उपस्थित होता है, और जो द्विबीजपत्री होता है बीज, इसमें भ्रूणी अक्ष और 2 बीज पत्र होते हैं। ये इनका दोनों का पहला अंतर है। दूसरे अंतर पर आइए, क्योंकि 2 अंतर आपको बताने हैं। तो देखिए एक बीजपत्री बीज में बीज भित्ति के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, यहां तक समझ गए। और बात करें जो बीज पत्र से अलग उपस्थित होता है, ये आपका क्या है यहां से यहां तक पहला है एक बीजपत्री बीज के लिए। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री में। देखिए कहा गया परंतु द्विबीजपत्री बीज में एंडोस्पर्म बीज पत्र में ही स्थित होता है। यही दोनों में अंतर है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है एक बीजपत्री बीज में जो बीज भित्ति है ये बीज भित्ति के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, लेकिन यहां पर क्या है द्विबीजपत्री बीज में एंडोस्पर्म बीज पत्र में ही स्थित होता है। ये दोनों में क्या है फर्क है। चलिए अगला देखिए, यहां पर आपके सामने भ्रूण प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में विभाजन के समय बाद ही क्यों विभाजन प्रारंभ करता है। देखिए इसका आंसर है कि भ्रूण विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अब आप ही जानते हैं भ्रूण हो कोई भी वस्तु ले लीजिए, हम ही अगर भोजन ना करें तो हमारा विकास कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हमें अपने विकास के लिए है ना दैनिक जीवन में हमें डेली जो है भोजन की आवश्यकता, हर प्रकार की क्रियाएं जो है करते हैं, वैसे यहाँ पर कहना आपको समझना है कि जो भ्रूण विकास होता है इसके विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और चूंकि परिपक्व भ्रूण विकास के लिए उपयुक्त पोषण उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होता, अतः प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विभाजित होकर ही भ्रूणपोष का निर्माण करती है तथा भ्रूण के लिए पोषण उपलब्ध कराती है। इसलिए कह सकते हैं भ्रूणपोष कोशिका विभाजन के बाद ही क्या करता है विभाजन प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से ये आपका अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहां पर आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन, टोटल 50 देखने हैं, बस बने रहिएगा। IVF तथा GIFT का पूरा नाम बताइए। ये फुल फॉर्म भी आते हैं पेपर में, ठीक है ना, देख लीजिएगा। 1-2 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए IVF का मतलब क्या होता है यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब होता है पात्री निषेचन हिंदी में, ठीक है ना। इस पर टिप्पणी आती है। तो जितने भी क्वेश्चन है मेरे साथ जुड़े रहिए, टेंशन मत लीजिए आप लोग। GIFT इसका मतलब होता है गैमेट, आई का मतलब इंट्रा, एफ यहां पर हो जाता है फैलोपियन और टी ट्रांसफर। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर मतलब कि इसको बोलेंगे गैमेट अंतरा फैलोपियन स्थानांतरण, हिंदी में ये हो जाएगा। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, परिवार नियोजन पर टिप्पणी दीजिए। क्या होता है परिवार नियोजन, चलिए जानिए। देखिए परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित कर परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है। अर्थात ऐसी योजनाओं से जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित रखा जा सकता है। यह होता है परिवार नियोजन, याद है कर लीजिएगा। और इस पर टिप्पणी अगर आएगा 2 नंबर के लिए तो इतना लिखना है, और अगर फिर क्वेश्चन लॉन्ग में 3 नंबर या 4 नंबर के आता है तो फिर आपको बताना पड़ेगा परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन के जो है रोकने के उपाय, इसको कैसे जनसंख्या को रोका जा सकता है, पूरा चीजें आपकी आएंगी, ठीक है ना। तो फिर उसमें बहुत सारे प्रयोग हैं, है ना, वो सब चीजें हम लोग जानेंगे। लॉन्ग जब मैं वीडियो आपको लाऊंगा, मैंने कह दिया कि 5 नंबर या 4 नंबर वाला वीडियो आएगा, उसमें सारे बुक की मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं 2 रोगों के नाम। तो लैंगिक संबंध से 2 रोग होते हैं, एड्स हो गया, दूसरा आपका उपदंश हो गया, है ना, ये होते हैं। और इस प्रकार से मतलब कि एक जैसे कि कहें तो लैंगिक संबंध अगर बनाते हैं तो उसमें अगर किसी मतलब नर या मादा में से कोई भी बात करें तो अगर संक्रमित है कोई तो इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे कि एक आपका एड्स हो गया, और ये किस वायरस के कारण होता है तो HIV के कारण, ठीक है, याद रखिएगा ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस जो कि HIV होता है इसके कारण होता है। और उपदंश एक होता है जिसको सिफिलिस बोलते हैं। तो ये 2 बीमारियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन आपके सामने है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। देखिएगा, देखिए हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित एकल प्रोटीन का अभाव होता है, और इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर की छोटी से छोटी चोट में रुधिर स्राव बंद नहीं होता, और इस कारण रुधिर स्राव रोग भी इसे कहा जाता है। मतलब देखिए इसमें होता क्या है,
हीमोफीलिया जो होता है इसमें अगर किसी व्यक्ति की चोट मार दी जाए या लग जाए कुछ भी, तो उसका जो रक्त का बहना होता है वो बंद नहीं होता, क्योंकि इस बीमारी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता, और अगर रक्त का थक्का नहीं बन पाए तो भैया रक्त बहना बंद नहीं होगा, रक्तस्राव। तो ये एक प्रकार की बीमारी होती है, इसे रक्तस्राव रोग भी कहा जाता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ये ब्लीडर रोग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो बावेरी तथा सटन ने 1902 ईस्वी में वंशागति का गुणसूत्रीय मत प्रतिपादित किया था, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, टर्नर एवं क्लाइंटफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए यहां पर आपको बता दें, जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, और बोल सकते हैं 22 जोड़े प्लस XO, ठीक है। और जो क्लाइंटफेल्टर होता है इसमें 47 जोड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, 47 जोड़े, ठीक है, 46 के स्थान पर। तो ये 22 जोड़े प्लस XO गुणसूत्र इसमें पाया जाता है। ये होता है टर्नर सिंड्रोम और क्लाइंटफेल्टर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, मैं आपको मॉडल पेपर दिखाऊंगा, तो मॉडल पेपर में आ चुका है, ठीक है ना, और ओरिजिनल बोर्ड के पेपर में भी आए हैं, तो इसको कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि समयुग्मनजी एलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं? देखिए जब दोनों एलील समान हो तब इसे समयुग्मनजी एलील जोड़ा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कैपिटल टी ये दोनों जोड़ा समान है ना, इनको बोलेंगे समयुग्मनजी। अगर इधर देखें तो स्मॉल टी ये भी दोनों समान है, तो इनको भी समयुग्मनजी बोलेंगे। और अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ले लें तो फिर वहां पर विषम युग्मनजी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने कौन सा एंजाइम है जो कि डीएनए अणु को खंडों में तोड़ते हैं? तो यहां पर याद रखिएगा, तोड़ने को यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। एक होता है प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है ना। और अगर जोड़ने की बात करेगा कि ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो डीएनए खंडों को जोड़ देता है, तो उसको बोलेंगे लाइगेज। क्या बोलेंगे? लाइगेज, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, प्लाज्मिड्स, ठीक है ना, प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं? तो कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड से बाहर कोशिका द्रव्य में एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है ना, ये होता है प्लाज्मिड्स। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए। देखिए समजात अंग क्या होते हैं? दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा होता है, चाहे उनके कार्य तथा स्वरूप अलग अलग हैं, तो ये होते हैं समजात अंग, ठीक है। जैसे पक्षी के पंख तथा आर्थ्रोपोड्स के पंख, इन्हें बोलते हैं क्या? समजात अंग बोलते हैं, ठीक है। और विषमजात अंगों को क्या बोलेंगे? जस्ट इसी का उल्टा कर देना है आपको, है ना। जब दो अंग जो होते हैं उनका उद्भव एक जैसा हो और उनके जो कार्य करने की क्षमता है और जो उनका आकार स्वरूप है वो अलग अलग हो जाए, वहां पर विषमजात अंग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। अगला देखिए, जाति व्रत एवं जाति क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, तो प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को, ग्रुप को क्या बोलेंगे? जाति बोलते हैं। और किसी जीव के विकासीय इतिहास को जाति वृत्त कहते हैं। तो ये होता है जाति और जाति वृत्त, समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं। तो उत्परिवर्तनवाद क्या है और किस वैज्ञानिक ने इसको सिद्धांत को दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उत्परिवर्तनवाद को ह्यूगो डे ब्रीज ने दिया था, ठीक है। और ये क्या होता है? तो आनुवांशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारियों के लक्षणों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब अगर कोई अनुवांशिक पदार्थ है और इसके रासायनिक परिवर्तन के कारण जीवधारियों में कोई लक्षण होता है, कोई बदलाव आता है, उसको मतलब अचानक, ठीक है ना, आकस्मिक, तो उसे बोलते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, पीलिया रोग क्या है और यह क्यों होता है? पीलिया आपने सुना होगा ना कि इस व्यक्ति को पीलिया होगा, मतलब उसके शरीर में पूरा पीलापन आ जाता है, ब्लड जो होता है कहते हैं रक्त की कमी हो गई। ऐसा नहीं होता है, तो रीजन क्या है वो समझिए। देखिए, पीलिया विषाणु जनित यकृत रोग है। ये यकृत की बीमारी होती है, ठीक है ना। यकृत की, जो हमारे बॉडी में यकृत होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है ना, जिससे पित्तरस या पित्ताशय जो है जिसे बोलते हैं, तो उसका श्रवण होता है। तो यकृत रोग है और यह रोग रुधिर की तनुता बढ़ने तो होता है। मतलब कि जो रक्त होता है वो पतला हो जाता है, तनु हो जाता है, और रक्त की जब तनुता बढ़ जाती है तो शरीर में कमजोरी बढ़ने लगती है और तिल्ली बढ़ने से ये मतलब रोग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसे तिल्ली रोग भी बोलते हैं। तो ये पीलिया होता है, ठीक है। अगला देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन,
टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है? एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। तो देखिए टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है और इसका परिपक्वन कहाँ होता है, समझिएगा। तो देखिए टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है और टी लिम्फोसाइट इसको अच्छे से देखिए समझिए, टी और बी लिम्फोसाइट जो दोनों होते हैं इनका उत्पादन तो अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा मतलब हमारी बॉडी में जो पैर हैं, ठीक है ना, पैर में जैसे गांठ बोलते हैं, उसमें आपका एक पार्ट होता है, उसमें एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जिसे बोलेंगे यहाँ पर टी या बी लिम्फोसाइट। तो इनका देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से, टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन लसिका ऊतक में होता है और बी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। इनकी ये डिफरेंट है, यहाँ पर बी लिम्फोसाइट थोड़ा सा अलग है जो कि थाइमस ग्रंथि में होता है इसका परिपक्वन, और जो टी लिम्फोसाइट्स है उसका लसिका ऊतक में, ठीक है ना, लसिका ऊतक में। तो इनका परिपक्वन आप समझ गए और इनका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, एलर्जी किसे कहते हैं? समझिएगा, देखिए किसी एंटीजन या हमने अभी देखा ना एंटीजन ए या एंटीजन बी, तो कह रहा है किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं और एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जेन कहते हैं। ये होता है एलर्जी। अगला देखिए, वायरल रोगों से क्या तात्पर्य है? किसी ऐसे रोग का नाम बताइए। वायरल रोग क्या है, ठीक है ना, देखिए तो ऐसे रोग या वह रोग जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है उसे वायरल रोग कहते हैं। वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहला आपका एड्स हो गया है ना, ये वायरल रोग है, और एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्राणघाती रोग होता है, मतलब कि इसका शुद्ध उपचार अभी तक नहीं मिल पाया है ना। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मतलब एड्स जो होता है ये HIV वायरस से होता है और इसे वायरल रोग कहते हैं। और विषाणु रोग जो होते हैं मतलब कि एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैल जाते हैं, ठीक है ना, संपर्क में आने से। तो इसका पूर्ण इलाज अभी तक नहीं खोजा गया है और ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। तो ये HIV और इसी वायरस के कारण होता है एड्स रोग, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरकों के स्रोत पर टिप्पणी दीजिए। जैव उर्वरकों के स्रोत पर टिप्पणी बताना है। देखिए अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। जैविक क्रियाओं से, जैसे कि केचुआ को ले लीजिए। केचुआ क्या करता है? मिट्टी में ही रहता है और वो जो है जहाँ पर रहता है उस मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। तो वो एक मतलब कि जैविक खाद्य का भी काम करता है, ठीक है ना, मिट्टी ही खाता है वो। तो कह सकते हैं कि जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं और जैव उर्वरक कहलाते हैं। इनके प्रमुख स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक हैं, ठीक है ना, ये हो जाता है जैव उर्वरक। अगला क्वेश्चन, बायोगैस के घटकों के नाम बताइए। बायोगैस, देखिए तो बायोगैस गैसों का एक मिश्रण है। इसका प्रमुख भाग CH4 होता है, यानी कि जिसे मीथेन बोलते हैं। मीथेन की इसमें मात्रा जो बायोगैस होता है इसमें 70% मात्रा केवल और केवल मीथेन गैस की होती है। और अन्य गैस इसमें जैसे H2SO मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैसें होती हैं। बायोगैस का प्रमुख उत्पादक सूक्ष्म जीव जिसे मेथेनोबैक्टीरियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका प्रमुख जो है उत्पादक जीव है। अगला क्वेश्चन, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में महत्व बताइए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, राइजोबियम सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और यह वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेग हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन यौगिकों में बदलकर पौधे को प्रदान करता है। फसल के पक जाने पर जड़ ग्रंथिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और यह जैव उर्वरक का कार्य करता है, ठीक है। तो ये होता है जैव उर्वरक। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? सिरका जानते हैं आप लोग? तो देखिए सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटी, ये जीवाणु का नाम है, याद कर लीजिएगा, है ना। तो सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का उपयोग होता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविक कारकों के नियमित अनुप्रयोग से चाहे वे जीवित हों अथवा अजीवित कोशिका हों या कोशिकांग के लाभदायक उत्पादक महत्व के लिए बनी एक विधि होती है। तो इसे बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, पारजीनी जंतु क्या हैं? देखिए पारजीनी जंतु क्या होते हैं? तो ऐसे जंतु जिनके DNA में जानबूझकर यानी कि कृत्रिम तरीके से बोलें तो
जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित किया जाता है, मतलब कि बाहरी जीन को उनमें प्रवेश दिलाया जाता है, इसे बोलते हैं पारजीनी जंतु। और वह अपने लक्षणों के साथ उस जीन के लक्षण को भी प्रदर्शित करता है। ये हो जाता है, मतलब कि समझ सकते हैं जैसे कि कोई एक जंतु है और अगर उसके डीएनए में हम लोग कोई बाहरी जीन प्रवेश करा दें तो वो जो बाहरी जीन हम प्रवेश कराए हैं वो भी उसमें दिखाई देगा और जो उस जंतु का जिसमें प्रवेश हम कराए हैं उस जंतु का भी जीन दिखाई देगा। इसे बोलते हैं पारजीनी जंतु। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए बायोपायरेसी क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी व अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है ना, तो ये होता है बायोपायरेसी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पीसीआर तकनीकी के कोई दो उपयोग बताइए। पीसीआर क्या होता है, देखिए इसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी खोज कैरी मुलिस ने की थी, याद रखिएगा, है ना। तो पीसीआर क्या होता है, देखिए इस तकनीकी का उपयोग, पहला उपयोग होता है कि इसके द्वारा एड्स रोग की पहचान की जा सकती है। जो एड्स बीमारी होती है इसकी पहचान हम लोग कर सकते हैं किससे, पीसीआर तकनीकी से। अगला यहाँ पर है इसके द्वारा कैंसर रोगी में उत्परिवर्तनों की पहचान भी की जा सकती है। कैंसर रोगी में और एड्स रोगी में इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है और इसका खोज किया था किसने, कैरी मुलिस ने, पीसीआर की। ठीक है ना, इसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया हिंदी में। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला देखिए सहजीवी पौधों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। सहजीवी पौधे, है ना, तो देखिए सहयोग करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से आपस में लाभ हो तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं तथा ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं। यही दोनों में आपका संक्षिप्त टिप्पणी या दोनों में रिलेशन होता है। मतलब सहयोग करने वाली अगर दो जातियां हैं तो दोनों जातियों को एक दूसरे से आपस में अगर लाभ होता है तो ऐसे को बोलेंगे सहजीवन, मतलब साथ में जीवन यापन करें तो वो होता है सहजीवन। और ऐसे दोनों जो जीव होंगे जो आपस में मतलब जीवन यापन करेंगे उनको बोलेंगे सहजीवी। ठीक है ना। अगला देखिए आंशिक परजीवी किसे कहते हैं। आंशिक परजीवी तो वह परजीवी जो अपने जीवन चक्र के कुछ भाग को ही पोषक के साथ व्यतीत करता है तथा जीवन का शेष भाग पोषक से अलग होकर स्वतंत्र रूप से व्यतीत करता है, आंशिक परजीवी या विकल्पी परजीवी कहलाता है। आंशिक परजीवी को विकल्पी परजीवी भी कहते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये होता है आंशिक परजीवी। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए। समजात अंग क्या होते हैं, विषमजात अंग क्या होते हैं। देखिए तो दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा होता है, मतलब उद्भव समझ रहे ना, जब मतलब कोई अंग है, जैसे अगर हमारे हाथ है, मनुष्य के हाथ हैं और आप किसी बंदर को ले लीजिए, बंदर के भी इसी प्रकार से हाथ होते हैं, तो उद्भव स्थान बोलेंगे एक जैसा है और उनके कार्य तथा स्वरूप अलग अलग हैं, तो ये समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य का अग्रपाद, ठीक है ना, अगले अग्रपाद मतलब हाथों को बोला गया है। ठीक है ना, मनुष्य का अग्रपाद तथा पक्षी के जो पक्षियों को बोल सकते हैं, पक्षियों के पंख जो होते हैं। ठीक है ना, विषमजात अंगों का जो उद्भव होता है वो अलग अलग होता है, चाहे उनका स्वरूप व कार्य एक जैसा ही क्यों ना हो। जैसे पक्षी के पंख हो गए, ठीक है, ये होते हैं विषमजात। अगला क्वेश्चन उत्परिवर्तन क्या है, तो आंशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारियों के लक्षण में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं और इसको ह्यूगो ड्यू ब्रिज ने दिया था। अगला क्वेश्चन अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत क्यों है और किस वैज्ञानिक ने इसको दिया था। देखिए तो अंगों के कम या अधिक उपयोग सिद्धांत के अनुसार वातावरणीय प्रभाव के कारण जीवधारियों द्वारा अधिक से अधिक उपयोग किए जाने वाले अंग का अधिक विकास तथा कम से कम उपयोग किए जाने वाले अंगों का कम विकास होता है और इस सिद्धांत को लामार्क ने दिया था, जिसे आप लामार्कवाद भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर दिया गया है, अवशेषी अंग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए अनेक जीवधारियों में कुछ ऐसे अंगों के अवशेष या चिन्ह होते हैं जिनका वर्तमान में कोई कार्य भी नहीं होता। पूर्वजों में ये अंग पूर्ण विकसित एवं क्रियात्मक रूप से उपयोगी रहे होंगे। किन्हीं कारणों इनका महत्व समाप्त होने से ये अवशेषी अंग के रूप में रह गए और भविष्य में इनका महत्वहीन होने के कारण विलुप्त होना संभव है। मानव में कर्ण पल्लव पेशियां, ठीक है ना, तथा शरीर के बाल, ये क्या है बोल सकते हैं अवशेषी अंग हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए विभिन्नता पर टिप्पणी दीजिए। विभिन्नता पर क्या टिप्पणी देना है, चलिए समझिएगा विभिन्नता क्या होती है। तो यहां पर देखेंगे कि लैंगिक जनन द्वारा
उत्पन्न स्वरूप जैसे कि जुड़वा को छोड़कर एक जाति के दो सदस्य पूर्णतः समान नहीं होते। जैसे काफ़ी सारे मनुष्य आप देखेंगे व्यक्तियों को जुड़वा पैदा होते हैं, एक जैसे देखने में लगते हैं, मतलब थोड़ा बहुत अगर हो सकता है फर्क हो जाए लेकिन लगेगा कि दोनों सेम हैं, ठीक है ना, तो उन्हें जुड़वा बोलते हैं ना। तो कहा गया कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न समरूप जुड़वा को छोड़कर एक जाति के दो सदस्य पूर्णतः समान नहीं होते और इनमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, मतलब डिफरेंट, है ना। तो विभिन्नताएं संरचनात्मक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक प्रकार की हो सकती हैं, मतलब उनमें संरचना भी थोड़ा सा अलग हो सकती है, उनकी कार्य करने क्रियाशीलता अलग हो सकती है, मनोवैज्ञानिक सोच उनकी अलग हो सकती है, मानसिक प्रकार का मतलब दिमाग उनका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कायिक विभिन्नताएं वंशागत नहीं होती हैं और जबकि जननिक विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। तो जननिक विभिन्नताएं वंशागत होती हैं, यही होता है विभिन्नता। तो एक हो गया कायिक जननिक या बोलेंगे कायिक विभिन्नता, या एक हो जाता है जननिक विभिन्नताएं, ठीक है ना। तो ये होता है विभिन्नता पर टिप्पणी। तो टोटल हमने यहाँ से ये क्वेश्चन जो थे आज के वीडियो में आपके 1 नंबर और 2 नंबर वाले थे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊंगा 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। फिर हम लोग यहाँ पर एक वीडियो लाएंगे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, पूरा बुक का महामैराथन, ठीक है ना। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।